आपने पूरी ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास की स्टोरी हम लोगों के सामने रखी, रिसर्च की, और बड़ी मेहनत से ये बहुत लंबे रिसर्च के बाद आपने तैयार की है। एक बड़ा नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा है जिसमें लग रहा है कि पूरा देश एकदम बदल जाएगा उससे। क्या ड्राइवर्स थे इसको, किस लिए आपको ये डेटा जो निकल गया जिसका आपने इंटरप्रिटेशन किया, वो हम लोगों को थोड़ा समझाइए कि कैसे ये नंबर्स डिराइव किए और क्या क्या फोर्सेस काम करते रही इसमें। ओके, थैंक यू आकाश, इट इज प्लेजर टू बी एंड एक इसका जो सबसे बड़ा क्या चीज है कि इसको करने के लिए अगर हमें कहें कि जैसे आपने बताया पीपल रिसर्च इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, ये रिसर्च लगभग 2014 से शुरू किया है। एंड इससे पहले मैं NCIR में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसमें ऐसी रिपोर्ट 2004 में प्रिपेयर की गई थी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इसके लिए एक डेटा चाहिए, एक ऑथेंटिक डेटा चाहिए जो कि जिसके बेसिस पे इसको किया जा सके। तो इसकी सबसे बड़ा क्या है एडवांटेज या हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वो ये है कि इसमें 2014, 2016 और 2021 में पूरे ऑल इंडिया से आपके लगभग 3 लाख घरों का सैंपलिंग फ्रेम बना के साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लगा करके, और इसमें लगभग एक किस्म से टोटल 200 डिस्ट्रिक्ट्स से डेटा लिया गया है। और इसमें गांव भी है, गांव के लगभग 800 से 1000 गांव कवर किया गया इन डिस्ट्रिक्ट से, और लगभग 120 टाउन्स कवर किए गए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो आ रहा है ए हाउस होल्ड जो सेलेक्ट किए गए हैं, इसमें बड़े साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी सैंपल्स लगाए गए हैं। और इसको हम एक चीज ये कहते हैं, इसकी जो मेथोडोलॉजी मेन चीज होता है डेटा में रिलायबिलिटी क्या है, कैसे आप इसको कहेंगे। तो उसका एक मेजर चीज है कि ये हम कहेंगे कि प्राइस एंड प्राइस रिसर्च टीम का अलॉन्ग विथ इसमें बहुत ही हाई पावर्ड एक कमेटी है जो कि एडवाइजरी, जिसमें आपके मेंबर फ्रॉम नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन और जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ISI, ये लोग एडवाइज जो इसको कायदे से इसको वॉच किया है। ये पूरा हम कहते हैं 8-10 साल की एक्सरसाइज है। और ये डेटा लेकर के जब हम इसको एनालाइज करके एक ट्रेंड एनालिसिस किए जो कि प्राइमरी डेटा है, और उसके ऊपर एक किस्म से जो ऑब्जर्वेशंस आए, इसमें आप देखेंगे 2014 एक स्टार्टिंग जिस समय सर्वे शुरू किया, 2016 एक नॉर्मल ईयर, 2020-21 ये उस पीरियड जिस समय कोरोना से देश को काफी वो हो रहा था। तो ये तीनों डेटा एनालाइज करके ट्रेंड एनालिसिस करके और इसमें फिर उसके बाद फोरकास्ट किया गया। जी डॉक्टर शुक्ला, मैं अब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो नंबर चूंकि बहुत बड़ा निकल के आया है और पूरी स्टोरी ये सजेस्ट करती है कि मिडिल क्लास की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, 5 लाख से 30 लाख की जो आप लोगों ने एक डेफिनेशन ली है उस कैटेगरी में लोग आ रहे हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो इस आंकड़े को बढ़ा रहे हैं, यानी इस नंबर तक पहुंचने में आपको क्या क्या रिसर्च में दिखा कि भाई क्या ऐसी पॉलिसीज थी, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये नंबर बहुत तेजी से ऊपर आया है? इसमें जो आकाश, अगर हम एकदम सिंपल ढंग से कहें कि इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर एज पर दैट 2015, 2021 में कोई एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज जस्ट लाइक द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन यूजिंग द डेटा व्हाट वी हैव कलेक्टेड इन ड्यूरिंग, दिस इज fact coming from the primary data, that is after fitting the you can say Pareto distribution. Second, जो आप कह रहे हैं फैक्टर, इसमें 3 चीज जो फ्यूचर के लिए है जो एज्यूम किया गया है, मींस जो ग्रोथ रेट आपके, एक फर्स्ट थिंग इज दी लाइक इनकम ग्रोथ which is happening in the personal disposable income, not the in GDP, personal disposable income जो कि हाउसहोल्ड सेक्टर में जाता है and which is approximately 84% of the GDP। वो देख करके स्टेट वाइज जो इससे ग्रोथ इनकम की आई है उसको लगा करके उसके ओवर एंड एवर हम एजम्पशन लगाए हैं इस पे। यहां से लेकर 2030 तक अगर 7.5% पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में ग्रोथ होती है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सर्विस निकल कर आ रहा है, अगर उस हिसाब से ग्रोथ करते हैं तो 7.5% 2030 तक जाए तो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा। इसी तरीके आपका 2030 से लेकर के 2046-47 ये प्रोजेक्शंस हैं, हमें इसलिए लगाया गया कि जिससे हम देखें कि भारत जब हमारा 100वां साल बिता रहा हो तो एक नंबर अगर आज से हम कुछ दिमाग में रखें तो उसमें 6.5% GDP ग्रोथ है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एक तो हो गया इनकम ग्रोथ।
बिकॉज दिस इज अ परचेजिंग पावर, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। सेकंड जो हमने इसमें अजम्पशन लगाया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, वी हैव यूज्ड द census of India, what they have projected long. Then we have also used the United Nations UNDP population projection at the city level, district level, and then state level. So it is aggregation from there actually, from the means like the disaggregate level. And third इसमें जो एक चीज लगाया गया है कि particularly जैसे एक और जो इसमें अर्बनाइजेशन जो एक हम कह रहे जो एक थोड़ा कंजर्वेटिव लगा के चला गया, ये नहीं कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट, कि 2047 तक हमारा लगभग हाफ ऑफ इंडिया एंड व्हिच इज यूनाइटेड नेशन, IMF इज सेइंग, एवरीवन इज सेइंग 50% अर्बनाइजेशन होगा। तो हम ये कह रहे हैं 3 मेजर फैक्टर जो कंसीडर किया गया है और जो ट्रेंड हमारा डेटा से आ रहा है उसके ऊपर लगाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन एक जैसे हर एक स्टेट का किया गया है, हर एक स्टेट में रूरल अर्बन का किया गया है एंड मिलियन प्लस सिटी का किया गया है, और उसके बाद सब एग्रीगेशन करके ऑल इंडिया आया। तो एक एग्रीगेशन बॉटम टू टॉप अप्रोच, नॉट टू टॉप टू बॉटम। ओके, बॉटम टू टॉप अप्रोच। और 3 मेजर एजम्पशन आपने लिए हैं जहां पे कंजम्पशन पैटर्न, इनकम और अर्बनाइजेशन, जहां पे आप मान के चल रहे हैं कि कम से कम 50% इंडिया में अर्बनाइजेशन होगा। शुक्ला जी, एक बहुत हम लोग जब 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ते थे तो विज्ञान का एक फार्मूला पढ़ाया था कि अगर सामान्य परिस्थितियां स्थिर रहें तो ये फार्मूले से गैस बन जाएगी या इससे ये पानी बन जाएगा। तो जो 3 अजम्पशन आपने लगाए हैं वो क्या आपको लगता है कि बहुत कंजर्वेटिव आपने लिए हैं, इसलिए आपको इस बात की आशंका नहीं कि वो बदल सकते हैं या डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, या आपने थोड़ा सा बढ़ा के लिए तो आपको इस बात की आशंका, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। इसका एक चीज ये रहेगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो इसमें हम कहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें है कि जो बेस हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, आपका रहेगा। इसलिए कि अगर सपोज करिए, जैसे एक एग्जांपल दें, सपोज करिए कि हमें अगर एक अगर ले यूपी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, विच इज एक्चुअली करंट एंड ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसी सब कुछ लगा करके 2016 में ये था रूरल का, यूपी का 2021 में है। Means it is a function of all the, you can say, affirmative action happen at different level by the government, by the people, by the, you can say, pandemic, everything, and we have observed and we are taking that, so it is already in conservative, means 2020-21 हमारे देश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था, तो उसके नाते लेकिन डेटा जो कह रहा है उसमें कोई चीज हम नहीं किए हैं। तो जो इससे लर्निंग आ रही, इट इज यू कैन से गुड फेज, बैड फेज, एवरेज फेज, और उसके बाद जो 3 केवल ब्रॉड एजम्पशन लिया गया वो ऐसे है कि जो कि बहुत डेफिनेट, हमें ऐसा किसी को अगर ये कहना है कि 50 अगर हमारा 36% अर्बनाइजेशन है तो 2047 तक जाते जाते लगभग 50% अर्बनाइजेशन होगा। और ये हम गवर्नमेंट भी कह रही है, आपके फॉरेन जितने भी जैसे फोरकास्ट है हुआ। दूसरा जीडीपी ग्रोथ, हम ऐसा नहीं 8% 10% लेके चल रहे हैं, हम 7.5% पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ग्रोथ फ्रॉम नाउ टू 2030 एंड उसके बाद केवल 6.5% ले रहे हैं। एंड थर्ड जो ले रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ले रहे हैं, इट इज ऑलरेडी एक्चुअली द वेरी मच एक्चुअली द यूनाइटेड नेशन UNDP का फोरकास्ट। केवल बड़ा ही 3 फैक्टर ये हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा साइक्लिक या बहुत ज्यादा ऐसा चीज नहीं लिया गया है जो कि आज की डेट में जो मुझे लगता है कि ऐसा है जिसके नाते बहुत ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है। जी राजेश जी, एक सवाल और आपसे, उसके बाद फिर मैं दूसरे मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। ये बहुत अच्छे से आपने समझाया कि बहुत कंजर्वेटिव डेटा है, पढ़े 7.5%, फिर 6.5%, मतलब बेयर मिनिमम लिया गया जो आगे एक्स्ट्रापोलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। मुझे एक चीज़ बताइए, चूंकि आपने 2014 ऑनवर्ड्स ये सारी पूरी रिसर्च रखी और उसके बाद एवरेज किया है, कोई खास पॉलिसी, कोई खास मेजर चेंज आपने इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ जो देखा हो, जिसने रूरल, अर्बन, मिडिल क्लास, जिसके लिए हम वो इतनी स्टडी करें, वहां पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट चेंज किया हो, जिससे आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा एक चेंज है जिससे पूरा गेम बदल रहा है? कोई ऐसा फैक्टर आपके सामने आया हो? देखिए, इसका जो हम लोग हमेशा जो हमारा बेस है रिसर्च का पर्टिकुलरली, एंड एक्चुअली इसमें दिलीप जी से एक्चुअली